Hello friends, welcome once again to my channel English Prose and Verse. Today we are going to discuss on very crucial topic of today's environment, that is the increasing heat wave. या फिर आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल हीट वेव या फिर हीट वेव को कम कैसे करें। 2-3 दिन पहले आज की डेट में आपको बता दूं, मैं जब अभी शूटिंग कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज की तारीख है 3 जून 2024। 3 जून है आज। और 4-5 दिन पहले मैंने पेपर में या न्यूज़ में देखा कि दिल्ली का किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो या पार्ट का जो टेम्परेचर था वो था 52.9 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑलमोस्ट 53 डिग्री सेंटीग्रेड, 53 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि क्या हालत हो गई होगी। 53 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल होने लगता है और ह्यूमन बॉडी का जो एनाटॉमी है या ह्यूमन बॉडी की जो केमिस्ट्री है वो ये कहती है कि ह्यूमन बॉडी 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में काम कर सकती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसमें चेंजेस आने लगते हैं और अपनी पूरी इफिशिएंसी के साथ में वो परफॉर्म नहीं कर सकती, और थोड़ा ज़्यादा होने के बाद तो फिर परफॉर्म करने की पोजीशन में रहती नहीं, उल्टा वो लू लग जाएगी, बीमारी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा एंड सो ऑन। अब अपन हीट वेव तो बढ़ रही है पूरे इंडिया में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, कहीं 49, कभी 50, कहीं किसी जगह 51, कुछ जगह अबव 50 है, कुछ जगह 45 to 50 की रेंज में चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स। अपन प्रिकॉशनरी मेजर्स सारे ले रहे, भाई गर्मी में बाहर नहीं जाना है, सिर पे कपड़ा लगाना है, पानी पी के जाना है, गॉगल लगाना है, दोपहर में बाहर नहीं जाना है। तो ये जो अपन सब जो करते हैं ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स है, एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स अपन कर रहे हैं, वो सही भी है। लेकिन हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ये जो हीट वेव है इसको कम कैसे किया जाए, हाउ टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ हीट वेव। गर्मी ज़्यादा पड़े ही नहीं, इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा, है कि नहीं? क्या लगता है आपको? सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन है, लेकिन अपन उस दिशा में कभी प्रयास करते नहीं, और जो प्रयास कर रहे दैट इज नॉट इनफ। जो भी अपन एफर्ट्स ले रहे वो सफिशिएंट नहीं है। लेकिन एक वार्निंग अपने को मिल रही है कि अगर यही रफ्तार रही और यही इसी तरीके से टेम्परेचर अगर बढ़ता जाएगा तो आने वाले जनरेशन्स के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है या हो रही है। चलिए अपन इसके मुख्य व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर इंक्रीजिंग हीट वेव इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर अपन क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल। ऐसा नहीं कि अपन कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते, लेकिन जो करने वाली जो चीज़ है वो कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए। इट इज़ नॉट ए जॉब ऑफ ए वन इंडिविजुअल पर्सन और इट इज़ नॉट इवन ए जॉब ऑफ गवर्नमेंट, बट वी हैव टू कंबाइन टुगेदर एंड डू द टास्क। अपने को सबको मिलके काम करना पड़ेगा। चलिए, पहला जो मेन रीज़न है, फर्स्ट रीज़न इज डिफॉरेस्टेशन। अपना जो ट्री कवर एरिया है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। मतलब जो एनालिटिकल स्टडीज करने वाले जो लोग हैं उनके हिसाब से पर एवरी सेकंड वी आर लूजिंग 1 acre ऑफ फॉरेस्ट। बहुत ही डेंजरस आंकड़े हैं। आंकड़े सुनने के बाद, डेटा सुनने के बाद तो डर लगने लगता है। फॉरेस्ट अपन लूज कर रहे। दूसरा रीज़न है इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग बोलो या इंक्रीजिंग कार्बन इमिशंस। अच्छा, ये जितने भी सारे रीजंस है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तीसरा है, पहला अपन ने बोला डिफॉरेस्टेशन इज द मेन रीजन फॉर इंक्रीजिंग हीट वेव। सेकंड, ग्लोबल वार्मिंग कह लो, क्लाइमेट चेंज कह लो या फिर इंक्रीजिंग कार्बन इमिशन कह लो। तीसरा है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन यानी कि कॉन्क्रीट जंगल अपन बढ़ाते जा रहे हैं।
कंक्रीट जंगल इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अपनी ज़रूरतें बढ़ रही है, अपने को रहने के लिए घर चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, सब कुछ चाहिए अपने को, इसलिए अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, कंक्रीट जंगल बढ़ते जा रहे हैं, और वो भी एक तरह से हीट वेव, यानी ग्रीन फॉरेस्ट की जगह अपन कंक्रीट या ग्रीन जंगल की जगह अपन कंक्रीट जंगल खड़ा कर रहे हैं, हीट बढ़ेगी। और चौथा जो कारण है वो लैक ऑफ वाटर बॉडीज की कमी होती जा रही है। मतलब अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज दीज आर द 4 रीजंस: डिफॉरेस्टेशन, climate change और ग्लोबल वार्मिंग और इंक्रीजिंग कार्बन इमिशन, थर्ड इज अर्बनाइजेशन एंड फोर्थ इज लैक ऑफ वाटर बॉडीज। आपने 2023 का आप डेटा उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि फॉरेस्ट फायर पिछले साल सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हुए, और अभी रिसेंटली कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है और जम्मू कश्मीर में हुआ। और जब भी फॉरेस्ट फायर होता है, आप इमेजिन करिए, फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगलों में आग लग जाना। अब वो आग क्यों लगती है? वेदर इट इज़ नेचुरल भी आग लगती है भाई, पेड़ों की डेंसिटी इतनी ज़्यादा रहती कि बहुत से पेड़ एक दूसरे के बिल्कुल पास होते घने फॉरेस्ट में। इन द डेंस फॉरेस्ट एरिया द डेंसिटी ऑफ द ट्रीज वेरी मच हाई एंड द ट्रीज आर जस्ट स्टैंडिंग वेरी नियर बाय, मतलब देयर इज नो गैप एट ऑल एंड, और बहुत बार वो सूख भी जाते हैं। और जब रात में या कभी भी जब विंड का बहुत फ्लो बढ़ता है ना, हवा जब बहती है तो एक तरह से पेड़ हिलते हैं, पेड़ों के हिलने के कारण वो एक दूसरे के साथ में है ना फ्रिक्शन करते, रगड़ खाते, वहाँ से स्पार्क पैदा होता है और वो कैच कर लेता है फायर। बट इट इज़ अ नेचुरल रीज़न। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल फॉरेस्ट फायर से ज़्यादा अभी जो फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं वो मैनमेड है, क्योंकि अपना फॉरेस्ट में या फॉरेन एक्टिविटीज़ में, फॉरेन लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ गया है। अपन पिकनिक मनाने जा रहे हैं, अपन शूटिंग करने के लिए जा रहे हैं, सो मेनी रीजंस है, बराबर है। और जब भी अपन जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ अपन ऐसी कुछ चीज़ करेंगे, ऐसा कुछ निग्लिजेंस करेंगे, तो और फॉरेस्ट फायर पकड़ने में कितना समय लग सकता है आप सोच सकते हैं। आपने बस एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, शहरों में कभी एक पर्टिकुलर घर में या पर्टिकुलर बिल्डिंग में जब आग लगती है तो उसको काबू पाने के लिए अपने को वी रिक्वायर 3, 4, 5 आवर्स टू एक्सटिंग्विश दैट फायर। एंड यू कैन इमेजिन, पूरा ओपन स्पेस है, पूरा सूखी घास पत्ते है, वो फॉरेस्ट फायर चल रहा है, हवा बह रही है, तो कितना वो लॉस करेगा, हाउ ड्रास्टिकली इट विल डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, not only the trees but along with the trees all the insects, all the birds, all the wild creature, all the animals, total biodiversity, total ecosystem खत्म। अभी फॉरेस्ट फायर कहाँ हुए? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और रिसेंटली उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। अब जब भी कोई फॉरेस्ट फायर होता है तो लैक्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जल के पूरा खाक हो जाता है, यानी कि पहले ही अपने पास ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर अप एरिया कम है, और फॉरेस्ट फायर ने उसमें और एडिशन कर दिया। नेचुरली हीट वेव बढ़ना ही है हीट वेव। तो अभी अपन एक एक पॉइंट को अगर अपन चर्चा करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन से अपना जितना लॉस हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए तो बहुत कई समय लग जाएगा। लेकिन अब अपने को डिफॉरेस्टेशन का जवाब ढूंढना है तो उसका उल्टा करना पड़ेगा। पेड़ खत्म हो गए तो पेड़ लगाने पड़ेंगे, पेड़ों को प्लांट करना पड़ेगा। वी नीड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। और इसके मतलब आगे मैं प्लांटेशन की बात करूं, मैं यहाँ पे 3 डायनेमिक हीरो लोगों की बात करूंगा, या 3 यानी प्लांटेशन की जो बिल्कुल है ना सिकंदर है, ये आइकॉन है, उन लोगों की बात करूंगा और उनको मैं सैल्यूट भी करूंगा। पहला नाम मैं लेता हूं यहाँ पे जादव पेयांग। उनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा गया है, उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। ब्रह्मपुत्रा बेसिन में आसाम के पास उन्होंने लगभग अकेले ने अपने दम पे लगभग 1400 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट खुद ही बना डाला। उसके लिए उनको लगे 25-30 साल लगे, लेकिन अकेले के दम पे उन्होंने फॉरेस्ट बना डाला।
और अभी भी वो वही जंगल में ही रहते हैं, बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई मिलने जाता है तो उनसे वो बातचीत कर लेते। यानी कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो पेड़ पौधे मरे थे, फ्लड के कारण पेड़ पौधे मर गए थे, वाइल्ड क्रिएचर्स मर गए थे, और वो देख के, वो सीन देख के उनको अंदर से इतना वो, यानी ही वॉज सो टच्ड बाय दैट डिस्ट्रक्शन, ही डिसाइडेड एंड डिटरमाइंड टू मेक that forest again live, and just he started doing planting the trees from wherever he got the trees. He just started planting and now it became a very beautiful forest. Second मैं नाम लूँगा पीपल बाबा का। सोशल मीडिया में आजकल बहुत ही एक बाबा ट्रेंडिंग है, उनका नाम ही पीपल बाबा है। एक्चुअली उनका नाम, रियल नेम मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनको पीपल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात उनके बारे में बताऊँगा जो मुझसे थोड़ी सी रिलेट करती है, कि जब वो मतलब 11 साल के थे तब उनके जो इंग्लिश जो टीचर थे, उनके इंग्लिश टीचर ने उनको इंस्पायर किया था ट्री प्लांटेशन के लिए, और बाद में उन्होंने जर्नी चालू की और लगभग 18 स्टेटों में उन्होंने मिलियंस, यानी कि लगभग अगर डेटा की बात करें 20 मिलियन ट्रीज वो प्लांट कर चुके। और पीपल ज़्यादा प्लांट करते, इसलिए he is named as a people बाबा। मैं अपने आप को उनसे थोड़ा सा, खैर वो बहुत बड़े हैं और बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे, लेकिन मैं भी एक इंग्लिश टीचर हूँ, तो मैं आप सुनने वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनमें से किसी न किसी को पीपल बाबा शायद मुझसे इंस्पायर होके कोई ना कोई पीपल बाबा बन जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और तीसरा मैं नाम लूँगा ट्री मैन ऑफ हरियाणा। उनका नाम है देवेंद्र सुराजी। हाँ, देवेंद्र सुराजी उनका नाम है। ही इज़ नोन एज अ ट्री मैन ऑफ हरियाणा, और उन्होंने भी वहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रीज लगाए हैं अकेले ने। तो मैं बस यहाँ पे आपको इतना कहना चाहता हूँ कि एक सिंगल व्यक्ति जब इतने सारे फॉरेस्टेशन कर सकता है, इतना प्लांटेशन कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। हमें जुड़ना पड़ेगा, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी हमारे पास शायद समय नहीं बचा है। वी डोंट हैव ए टाइम टू वेट। एक्चुअली वी डोंट हैव ए टाइम टू वेट। अब बहुत बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि भाई अगर लगाने हैं तो कहाँ लगाए, ट्रीज प्लांटेशन करें तो कहाँ? ट्री प्लांटेशन करने के लिए कोई खास रूल नहीं है। अगर आपके घर के पास अगर ओपन स्पेस है या थोड़ा सा बगीचा टाइप है तो आप वहाँ पे प्लांटेशन कर दीजिए। अगर वहाँ नहीं है तो आप पॉट में, गमलों में जितना कर सकते आप लगाइए। आजकल एक और बहुत ही अच्छी सिस्टम चल रही है, वर्टिकल फार्मिंग या वर्टिकल गार्डनिंग। मतलब अगर अपने पास हॉरिजॉन्टल स्पेस नहीं है तो वर्टिकल गार्डनिंग में एक तरह से एक फैब्रिकेटेड एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और उसमें लेयर बाय लेयर आप वर्टिकल जो भी आपके डेकोरेटिव प्लांट्स है या इवन जो अपनी जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसको उगा सकते, ताकि कुछ ना कुछ अपने को ऑक्सीजन मिलेगा। एंड नॉट ओनली ऑक्सीजन बट एट द सेम टाइम वी विल गेट ए फ्रेश वेजिटेबल। साथ में जो रूफटॉप या टेरेस फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। टेरेस सबके पास होता ही है। लगभग एवरेजली इंडिया में अगर अपन घरों की साइज देखें तो 1000 से 1200 स्क्वायर फीट का घर होता है। उसमें से अपन 3-4 ब्लॉक करके आराम से, और बहुत ही पतली सॉइल की लेयर लगती है, उसमें अपन फार्मिंग कर सकते। तो इससे टेम्परेचर कम होगा और घर भी कूल रहेगा। आप देखिए कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि हर किसान भाई ने अपनी खेतों की जो बाउंड्री होती है या जो मेड़ होती है, यहाँ पे अगर ट्री प्लांटेशन चालू कर दिया तो कितने पेड़ इंडिया में लग सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये देखा नहीं जाता है। कहीं ना कहीं किसान भाइयों के दिमाग में भी ये थोड़ा सा मिसकंसेप्ट है कि अगर हमने बाउंड्री पे अगर ट्रीज लगाए तो वो इट विल हैम्पर आवर हार्वेस्ट, यानी कि हमारी जो फसल होगी उसके ऊपर, उनकी पेड़ों की छाया से हमारी हार्वेस्ट के ऊपर असर पड़ेगा, मतलब बैड इफेक्ट होगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पेड़ जो है अपनी क्रॉप को एक तरह से विंड से, सनलाइट से प्रोटेक्ट करते और
प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जिस खेत के चारों बाउंड्रीज पे अगर पेड़ पौधे लगे हैं और उस खेत में अगर कोई वेल है या कुआं है तो वहाँ पे बहुत अच्छा वाटर टेबल मेंटेन रहता है, या उस कुएं का पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ, बिकॉज ट्रीज हैज़ एबिलिटी टू होल्ड द वाटर। मतलब सॉइल को भी होल्ड करते हैं और पानी को भी होल्ड करते हैं। अपने बहुत सारे हाईवेज है, हाईवेज के बीच में डिवाइडर होते हैं, डिवाइडर के बीच में, हालांकि ये काम हल्का सा मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी में आता है, अपन शायद इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्पेस है जहाँ पे अपन प्लांटेशन कर सकते हैं। और हर इंडिया की किसी भी कॉलोनी में अगर आप जाएंगे तो कॉलोनी बनाते समय एक नियम बनाया जाता है कि एक बीच का एक हिस्सा होता है जिसको ओपन स्पेस कहा जाता है, जो गार्डन के लिए एक्चुअली अलॉटेड रहता है नगर निगम के द्वारा। और बहुत से ऐसी जो ओपन स्पेस है उसमें प्रॉपर गार्डन नहीं है, वहाँ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा पार्क बनाया जा सकता है। बहुत बार गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अगर ध्यान नहीं देती तो उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने मिलके वहाँ पे बहुत ही अच्छा गार्डन बन सकता है। मतलब देयर आर वेरियस स्कोप्स टू प्लांट द ट्रीज। एक और बात बताऊंगा फॉरेस्टेशन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है उस हिसाब से ट्री प्लांटेशन के अलावा वी डोंट हैव ए चॉइस, वी डोंट हैव एनी चॉइस। बिल्कुल अपने पास कोई दूसरा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि ट्रीज आर द ओनली एंटिटीज ऑन द अर्थ, वी कैन कॉल देम एज अ हीट एब्जॉर्बर एंड ऑक्सीजन जनरेटर। दो नाम मैं दूंगा ट्री को, हीट एब्जॉर्ब करने वाला और ऑक्सीजन को जनरेट करने वाला। वैसे ट्री को आप कुछ भी नाम दे सकते। क्या नहीं है ट्री, क्या नहीं है पेड़? घर है बहुत से पक्षियों का, बहुत से क्या बोलते फ्रूट्स वहाँ पे रहते हैं, यानी कि वो फ्रीज है, बहुत छाया देते हैं तो घर है, हवा देते हैं छाया देते हैं तो एसी है, कूलर है, फ्रीज है, घर है, सब कुछ है। ट्री क्या बोलते हीट एब्जॉर्बर है, ऑक्सीजन जनरेटर है। एक्चुअली अपने को कहीं ना कहीं ट्रीज या पेड़ों की तरफ देखने का दृष्टिकोण या एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। ट्री को अपने को सिर्फ ट्री को एक अलग रिस्पेक्ट से जब तक अपन नहीं देखेंगे तब तक शायद ये एनवायरनमेंट नहीं बदलेगा। देखिए मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और 11th के एक बुक है हॉर्नबिल में एक द एलिंग प्लैनेट एंड दैट इज द अर्थ, यानी कि बीमार ग्रह। यानी आज का बीमार ग्रह कौन सा है? अर्थ। अपनी पृथ्वी बीमार हो गई। वहाँ पे इतनी बढ़िया लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगा, वो ये है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स बट वी हैव बारोड फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। यानी कि हमें ये जो पृथ्वी मिली है, ये धरती माता मिली है, ये हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर, लेकिन हमने आने वाले जो अपनी पीढ़ियां है, बच्चे हैं, उनसे हमने उधार ली है। मतलब या मीनिंग ये निकलता है कि फॉर देम, फॉर फ्यूचर जनरेशन वी हैव टू कीप सेफ द अर्थ, सेफ मीनिंग द ग्रीन अर्थ, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। तो बहुत सी जगह पे अच्छा एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे। एक क्वेश्चन वो आता है कि पेड़ लगाना तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता, उनकी देखभाल करनी पड़ती, 3-3 4-4 साल तक उनको पानी देना पड़ता है, ट्री गार्ड लगाना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे कई पेड़ आपको मिल जाएंगे, एक बार अगर आपने प्लांटेशन कर दिया, ओनली वंस इन अ मानसून इट विल ग्रो ऑटोमेटिकली। एक मैंने खुद ने प्रैक्टिकल करके देखा है, मेरे खेतों में मैंने भी लगाए, बहुत सारे पेड़ लगाए, मेरा बगीचे में कम से कम 600 प्लांट्स है। तो करंज का जो पेड़ होता है, बहुत सारे पेड़ है, नीम को बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, स्पेशली जो करंज है, करंज अगर आपने एक बार लगा दिया, और गर्मी में तो ज़्यादा ग्रीन रहता है, तो बहुत ही अच्छा पेड़ है, एक बार लगा दो भूल जाओ, वो अपने आप चलता जाएगा। करंज है, नीम है, बनियान ट्री है, एलोवेरा है, शीशम है, सागौन, टिकवुड जिसको बोलते हैं, ये पेड़ ऐसे कि एक बार लगाने से काम हो जाता है। तो
ये मतलब जब तक अपन फॉरेस्टेशन नहीं करते और जैसे जो काम अकेले के दम पे पीपल बाबा कर रहे हैं, यादव पेयांग कर रहा है या ट्री मैन ऑफ हरियाणा कर रहा है, ऐसे अपने को बहुत सारे पीपल बाबा या ट्री मैन या फॉरेस्ट मैन की ज़रूरत है और इसको करना पड़ेगा, तभी अपन इस अर्थ को सही कर सकते हैं। अब अपन ने 2 पॉइंट पे डिस्कस कर लिया। एक तो फॉरेस्टेशन अपने को करना है, अर्बनाइजेशन तो बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी अपन डेफिनेटली जहाँ जहाँ अपने को स्पेस मिले वहाँ पे प्लांटेशन जहाँ पे भी पॉसिबल है यहाँ पे अपन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जो मेजर इंक्रीजिंग हीट वेव के पीछे या बढ़ती जो गर्मी है उसके पीछे की जो मेन वजह है वो आप इंक्रीजिंग कार्बन इमिशन या इंक्रीजिंग बर्निंग ऑफ फॉसाइल फ्यूल आप अब बोल सकते हो, या उसी का नाम है क्लाइमेट चेंज या उसी का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन इसका बेसिक जो रीजन है वो इंक्रीजिंग बर्निंग, यानी कि सबसे ज़्यादा जब फॉसाइल फ्यूल जब बर्न होगा, लाइक पेट्रोल, डीजल या वे पेट्रो प्रोडक्ट जब भी ये जलेंगे तो ये हार्मफुल गैसेस ग्रीन हाउस वातावरण में इमिट करेंगे और इनकी एक एबिलिटी होती है कि सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप करना। यानी कि आपने नोट किया होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में या जहाँ पे आप दिल्ली ले लो, कार मतलब नंबर ऑफ कार्स आर मोर, इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है तो पोल्यूशन ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा है। ठीक है, अब अपन इसको कैसे कम कर सकते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों से अपन कम कर सकते हैं। भाई फॉर एग्जांपल अभी ई व्हीकल्स बहुत अच्छे आ रहे, तो अपने को पेट्रोल या डीजल कारों की जगह ई स्कूटर या ई व्हीकल का इस्तेमाल अपने को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। शेयरिंग अगर पॉसिबल है, जब भी अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं तो शेयरिंग इज़ द बेस्ट टेक्निक, यानी कि एक ही गाड़ी में 3-3, 4-4 लोग आपस में शेयर करके जा सकते हैं तो उतना डीजल या पेट्रोल बचेगा। आप एक सिंपल से बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक इमेजिन कीजिए। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े शहरों में, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई की बात कर ले, मुंबई शहर में कितने सिग्नल्स हो गए, बहुत सारे सिग्नल्स है और हर सिग्नल पे गाड़ियाँ रुकती है। अब कुछ सिग्नल पे 0.7 यानी कि 75 सेकंड, कुछ सिग्नल पे 30 सेकंड, 40 सेकंड, 150 सेकंड मतलब लगभग ये 2 मिनट्स, 2.5 मिनट के आसपास जाता है। और सिग्नल पे गाड़ियाँ रुकी है और सारी जो गाड़ियाँ हैं उनके इंजन ऑन है। नोबडी टेक एफर्ट टू शट डाउन द इंजन। अब एक सिग्नल के पास मान के चलिए कि 300 से 400 गाड़ियाँ खड़ी है 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, वॉट एवर मे बी द टाइम, और इंजन ऑन है। कितना फ्यूल, कितना पेट्रोल, कितना डीजल वो बर्न हो रहा है और वातावरण में कितना ग्रीन हाउस गैसेस जा रहे हैं, आप इमेजिन करिए। ये सिर्फ बॉम्बे शहर की या मुंबई शहर की बात नहीं, पूरे इंडिया में जितने भी बड़े बड़े शहर है और जहाँ जहाँ सिग्नल है वहाँ पे ये सिचुएशन है। ट्रैफिक जाम होता है बहुत सी जगह पे इंडिया में, ट्रैफिक जाम इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। ट्रैफिक जाम में बहुत सारी गाड़ियाँ घंटों तक अटके रहती है, वहाँ पे भी इंजन चालू है। तो मतलब वी डू नॉट टेक एनी पेन टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन। अब कार्बन इमिशन होगा, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेंगे तो एयर पोल्यूशन होगा, गर्मी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जो दिनचर्या है, अपना रहने का, जीवन जीने का तरीका और चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका, इसको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट वातावरण में मौजूद रहेगा उतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इतनी हीट बढ़ेगी और फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है। और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, चाहे वाटर हो, चाहे रिवर हो, रिवर भी एक बहुत बड़ा ये है कि रिवर को अपने को पोल्यूट नहीं करना है। क्योंकि जब भी अपन कोई भी नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल और इवन मैन मेड कोई भी रिसोर्स अपन जब क्या बोलेंगे वेस्ट करेंगे, तब अपने को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वी हैव टू पे द कॉस्ट फॉर दैट। अगर अपन ने उसको वेस्ट कर दिया, वेदर इट इज वाटर, वेदर इट इज इलेक्ट्रिसिटी,
वाटर के लिए भी अपने को फिर इलेक्ट्रिसिटी लगी, और फिर इलेक्ट्रिसिटी काय से बन रही है? डीजल से बन रही है, पेट्रोल से बन रही है। तो अपने को यहाँ पे शिफ्ट होने की भी ज़रूरत है, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस पे शिफ्ट होने की ज़रूरत है, फ्रॉम कोल फायर या फिर डीजल फायर जनरेटर से अपने को शिफ्ट होना है सोलर पावर, जो कि ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ एनर्जी है। इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने अमेरिका का एक न्यूज़ पढ़ी कि वहाँ सोलर पावर ज़्यादा होने से लगभग उन्होंने एक एस्टिमेटेड डेटा दिया था कि लगभग 7 करोड़ कार जितना इमिट करती है उतना सेव कर लिया हमने। यानी कि 7 करोड़ कारों से जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है उतना हमने सेव कर लिया, क्योंकि हमने सोलर पावर लगाई, ये सोलर पावर का यूज़ करा। यस, इंडिया में भी ये बिल्कुल हो रहा है, इनिशिएटिव हो रहा है, लेकिन उसकी जो थोड़ी सी जो प्रोसीजर है थोड़ी स्लो है। ये एक तीसरा कारण है। पहला अपन ने देखा डिफॉरेस्टेशन इज द मेन रीजन। अर्बनाइजेशन जो है, अर्बनाइजेशन में भी अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट मोर देन 130 करोड़ से। आप सिंपली एक सोचिए कि हर घर में या हर व्यक्ति ने अगर एक पौधा लगाया या एक पेड़ लगाया और उसको बड़ा किया, तो 130 करोड़ प्लांट्स अपने यहाँ होंगे और उतनी हीट वेव कम होगी, क्योंकि ट्रीज के अलावा आज की तारीख में धरती पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हीट को, ग्लोबल वार्मिंग को, एयर को शुद्ध कर सके, प्योर कर सके। मतलब इसको एज अ रिवॉल्यूशन, एज अ क्रांति लेना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से ये स्कूल्स में कॉलेजेस में इसके ऊपर लेक्चर देते हैं, बड़े बड़े थीसिस लिखे जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होता है। इसके ऊपर बहुत डिबेट होता है, स्पीच होते, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं है। प्लांटेशन एक्चुअली कोई नहीं करता है बहुत, और अगर हो भी रहा है तो बहुत ही कम हो रहा है। अपने को उसके एफर्ट्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी अपने को शायद माफ़ नहीं करेगी। आपने सुना होगा ग्रेटा थनबर्ग नाम की एक 17 ईयर्स स्वीडन की जो एक लेडी है, उसने यूएनओ के मीटिंग में, यानी वर्ल्ड लीडर के सामने एक क्वेश्चन किया था, हाउ डेयर यू। बहुत ही बड़ी फेमस स्पीच है उनकी, आप कभी देखना, सुनना उनकी स्पीच को देखना। शी इज़ अ एनवायरमेंटलिस्ट, तो एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट है वो, तो अभी एनवायरमेंट के ऊपर ही काम कर रही है। मतलब ये आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए अपने अर्थ को हमको क्या दे रहे हैं आप तो भाई आगे तो हमें फेस करना है, हमारी जनरेशन को फेस करना है, और आपने तो पूरा अर्थ की जो इकोसिस्टम है उसको पूरा बिगाड़ के रख दिया। और फोर्थ पॉइंट जो है वाटर बॉडीज, यानी कि लैक ऑफ वाटर बॉडीज। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई एक कोस्टल सिटी है, यानी कि सी बैंक के ऊपर बसा है, तो मुंबई में हाँ ह्यूमिडिटी ज़रूर रहेगी, लेकिन टेम्परेचर कभी भी बहुत ज़्यादा 45 या अबव 40, मतलब मैंने मैक्सिमम 43 तक सुना है मुंबई का टेम्परेचर। 43 से ज़्यादा, हाँ ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कम ज़्यादा होते रहेगा, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ता है, क्योंकि बगल में वाटर बॉडीज़ है, बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ है। और ये जो रेन वाटर जो अपने सामने, आंखों के सामने बह के निकल जाता है, उसको अपने को स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ, या तो उसको अपने को ग्राउंड में स्टोर करना है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ लेक, इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड। अगर अपन छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ बनाएं, तो जिस एरिया में वाटर बॉडीज़ रहेगी उस एरिया में टेम्परेचर भी कम रहेगा, और साथ में पूरे 12 ही महीने पानी की दिक्कतों का भी सामना पब्लिक को या लोगों को नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट के ऊपर काम किया जाए। खैर और भी आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट, लेकिन जितना मैंने स्टडी किया, जितना मैं जानता हूँ, मैंने शेयर किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। इट बिकेम ए नीड ऑफ एन आवर। मतलब आज नहीं तो फिर कभी नहीं, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, भविष्य में हो जाएगी। इसलिए अपने को जागना पड़ेगा और कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट में बता दूंगा, वीडियो थोड़ा सा मैंने आपको बताया बाकी, बट द इशू इज सो अलार्मिंग इशू है ये, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो बहुत से अभी जैसे
आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मतलब 10 लोगों को अगर पूछा जाए कि भाई प्लांटेशन करना चाहिए या हाँ प्लांट पेड़ लगाना ज़रूरी है, तो 10 में से आपको कम से कम 2 लोग बिल्कुल ऐसे मिलेंगे जो ये एनवायरनमेंट के लिए एक्चुअली दिल से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अब कैसे करें? तो इसका एक मेरे हिसाब से एक तरीका है कि भाई सबसे पहले तो आप अपने फ्रेंड्स में बात कीजिए, और जो इंटरेस्टेड है, भाई 10 लोगों से अगर आप बात करेंगे तो कम से कम 2 या 3 लोग आपको मिलेंगे, आइदर योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स और एनी सोशल मेंबर, एनी सोसाइटी मेंबर आपको मिल जाएगा, जो बड़ा बूढ़ा भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो आपको बोलेंगे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अगर 2-2, 4-4 लोगों का अपने ग्रुप बनाया जाए, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, ग्रुप बनाना बहुत आसान है, ग्रुप बन सकता है। और इसको कोई भी काम जो है पहली बार में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपने एक बार इसको स्टार्ट किया, और यकीन मानिए और बिलीव मी, क्योंकि मैंने खुद ने काफ़ी पेड़ लगाने की कोशिश की और उनमें से 600-700 पेड़ मैं खुद लगा चुका हूँ। तो एक पेड़ जब आप प्लांट करते हो और वो जब धीरे 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 बड़ा होता है, उसके ऊपर फ्लावरिंग आती है, उसके ऊपर जब फ्रूटिंग होती है, तो उसको देख के जो सेटिस्फैक्शन होता है, जैसे अपना बच्चा बढ़ता हुआ देख के माँ बाप को जो हैप्पीनेस मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो एक सुकून मिलता है, वही आनंद, वही सेटिस्फैक्शन आपको पेड़ों को बढ़ता हुआ देखने के बाद मिलेगा। तो आप एक छोटे छोटे ग्रुप बना के स्टार्ट कीजिए, जहाँ अवेलेबल है वहाँ पे आप लगाना चालू कीजिए। परमिशन वगैरह का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करने लगता है तो परमिशन क्या, वो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी वो खुद ही आपको कांटेक्ट करेगी, आपको बोलेगी कि भाई हम आपको इतने फ्री में पेड़ देने के लिए दे रहे, आप अपने टीम के साथ में लगाइए। तो आई होप आपको थोड़ा सा ये मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लगी होगी, लेकिन एनवायरनमेंट को देखते हुए, फ्यूचर जनरेशन की सेफ्टी को देखते हुए, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो शेयर करना बहुत ही ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगा। जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फाइनली मैं एक नम्र निवेदन करूँगा सबसे कि जितना हो सके या फिर कम से कम एक पेड़ तो इस आने वाले मानसून में लगाइए। सेव द अर्थ, सेव द वर्ल्ड, मेक द अर्थ ग्रीन एंड मेक द वर्ल्ड ग्रीन। Plant a tree, plant a universal health. Thank you very much for watching this video. Thank you. See you in the next video.